जी बेटा, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट किस लिहाज से है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस हवाले से मैं आप लोगों से 2-3 दफ़ा ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो एक टेक्निक है, दिस टेक्निक इज़ यूज टू क्लोन द डीएनए। अब इसमें जो हम डीएनए की क्लोनिंग करते हैं उसमें जो हमारा पर्पस होता है वो ये होता है कि डीएनए का क्लोन हासिल करें, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ डीएनए विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। मतलब हमें जो है वो कोई बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि वी डू नॉट हैव टू पुट मच एफर्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है एक मशीन में होना है। और ये जो मशीन है, इस मशीन के अंदर होते हुए इस प्रोसेस के जरिए हमने डीएनए की कई क्लोन्स बना लेने हैं, डीएनए के कई जो है वो हमने कॉपीज बना लेनी है। अब ये जो प्रोसीजर है ये कैसे होता है, नंबर 1 एक ये हम समझेंगे। सेकेंडली, दिस प्रोसीजर इज डन ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ऑफ कोरोना एंड रिलेटेड डिजीजेस। तो हम ये भी अभी देखेंगे कि ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं इनमें ये कैसे यूज हो रही है, ये जो टेक्निक है ये कैसे यूज हो रही है, ये भी अभी हम जो है वो सारा प्रोसीजर देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को, नंबर 1, पॉलीमरेज इज एन एंजाइम। इसको आप एंजाइम की वजह से आप इसको पॉलीमरेज कहते हैं। चेन रिएक्शन ये होता है कि इट इज composed of this process is composed of several steps occurring in a chain। एक ही स्पेसिफिक वे में ये प्रोसेसेस हो रहे हैं और ये चेन में हो रहे हैं, लिहाजा हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये एक चेन में होने वाले डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। एक ही लाइन में ये प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसको चेन प्रोसेस का नाम देते हैं। अब सबसे पहले तो देखिए कि आप लोगों को याद होगा कि हम डीएनए की जब कॉपीज बनाते हैं, जिस वक्त हम डीएनए की कॉपीज बनाते हैं तो तब हमें जो है वो इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जब भी हमें डीएनए की कॉपीज बनाने की जरूरत पड़ती है तो उसमें हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होता है जब भी हमने डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है। जी बेटा, कुछ याद है कौन सा एंजाइम चाहिए हमें? मेज। जी, डीएनए रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन रिक्वायर्स पॉलीमरेज। अब जाहिर सी बात है कि आपने जब डीएनए की रेप्लिकेशन करनी होती है तो रेप्लिकेशन जो है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप डीएनए को कामयाबी के साथ उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बना ले, रिक्वायर्स पॉलीमरेज। और उसके लिए आपको जो है वो एंजाइम की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीसीआर है इसमें ये जो पी है जिसमें आपको पॉलीमरेज चाहिए, इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि जब तक आप जो है वो पॉलीमरेज यूज नहीं करेंगे प्रॉपर, आपका ये प्रोसेस नहीं हो सकेगा। नंबर टू, जब आप पीसीआर कर रहे होते हैं तो आप एक जो है वो अपने जहन में, मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ, अपने जहन में ये रखते हैं कि आप एक तो क्लोन बना रहे हैं, दूसरा आप एक बहुत ही स्विफ्ट मेथड के जरिए जो है वो ये काम कर रहे हैं, तीसरा ये कि आपको इसके लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए। ये अब जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, चलिए पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा इक्विपमेंट दरकार है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को तो छोड़ देना फिलहाल, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा इक्विपमेंट जो है वो हमें जरूरत है उसकी? हाँ जी, पॉलीमरेज हमें एंजाइम चाहिए पहले सर। ओके फाइन। देन डीएनए बनाना है, डीएनए टेम्पलेट चाहिए होगा। डीएनए टेम्पलेट डीएनए यानी जिसको देखकर हमने अगला डीएनए बनाना है, ठीक है, टेम्पलेट चाहिए होगा। अच्छा जी, मैसेज पढ़ लेते हैं। सबस्ट्रेट मतलब टेम्पलेट, बेसिकली सबस्ट्रेट, हाँ जी बिल्कुल टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज जो जो आपने देखिए, आपने अगर डीएनए टेम्पलेट आपके पास एक अवेलेबल है, आपने दूसरा बनाना है,
दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा कि इसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड बन जाए? अल्लाह के बंदो माइक ऑन करके। ओके चलो प्राइमर कह लिया, प्राइमर आपको चाहिए बिल्कुल, क्योंकि प्राइमर जो है डीएनए पॉलीमरेज बगैर प्राइमर के एक्ट करता ही नहीं है, तो आपको प्राइमर चाहिए होगा और इस प्राइमर की बड़ी अहमियत है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक चीज और आ जाती है जो मैं अब आपको यहाँ पर बोलने लगा था, बेटा आपको यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। आप न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हो तो डीएनए बनता है ना, न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हो तो क्या बनता है? तो डीएनए बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे, इनको हम कहते हैं डीएनटीपीज, डीऑक्सी नाइट्रोजिनस ट्राइफॉस्फेट, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आपको चाहिए होंगे। ये 4 कम से कम रिक्वायरमेंट्स हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने की। ठीक है, तो अब आपको ये भी चाहिए होंगे। अच्छा जी, ये भी हो गया। इसके बाद जो है अब आप क्या करते हैं, अब आप जो है वो ये सब कुछ कर लेने के बाद ये सारा सामान आप इकट्ठा करते हैं और ये सारा आप जो है वो एक मशीनरी में डाल देते हैं, which instrument is known as, this instrument is known as thermocycler। थर्मोसाइक्लर, इसको आप थर्मोसाइक्लर कहते हैं। अभी थर्मोसाइक्लर क्या चीज है? थर्मोसाइक्लर बेटा इसमें टेम्परेचर साइकिल्स होते हैं, जिस वजह से आप इसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं। ये बात पहले भी पिछले लेक्चर में भी हो चुकी है। इसको आप टेम्परेचर साइकिल कहते हैं, टेम्परेचर साइकिल्स होते हैं इसमें। और ये टेम्परेचर साइकिल्स किस लिए होते हैं, ये सारा कुछ अभी प्रोसीजर आएगा। अच्छा जी, अब अगली बात आ जाती है, आपके पास बेटा ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये वो वाला जीन है कि जिसकी आप क्लोन बनाना चाह रहे हैं, जिसकी आप कॉपीज बनाना चाह रहे हैं, किसी भी मकसद के लिए आप कॉपीज बनाना चाह रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप कॉपीज बनाते, आप इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये होगा ओपनिंग द डीएनए स्ट्रैंड्स, ओपनिंग द डीएनए स्ट्रैंड्स। आपने डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करना है, क्योंकि आपको याद होगा जब हम रेप्लिकेशन भी करते थे, वी यूज्ड टू open the both strand of the DNA wide apart and then we apply the polymerase enzyme. So definitely first we would have to open the DNA। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? ये प्रोसेस कहलाता है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन, इस प्रोसेस को आप डीनेचरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में बेटा आप ऑलमोस्ट 92 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो टेम्परेचर देते हैं डीएनए को, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अब जब ये अलहदा हो गए हैं तो अब ये क्या बन गए हैं? अब ये टेम्पलेट बन गए, अब ये टेम्पलेट्स बन गए ना अलहदा होने के बाद। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप इन दोनों के लिए सेम प्रोसीजर जो है वो कैरी आउट करते हैं। लिहाजा हम इसको डायग्राम को कुछ ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे इस डायग्राम को जो है वो हम इस अंदाज से ड्रॉ करते हैं। हम दोनों के लिए सेम प्रोसीजर कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम काम होगा। और वो क्या है, वो ये है कि आप अब जो है वो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गिराएंगे। फॉर एग्जांपल हम सडनली इस टेम्परेचर को ले जाते हैं 84 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये एग्जैक्ट अमाउंट्स नहीं है बेटा टेम्परेचर की, ये एग्जैक्ट अमाउंट्स नहीं है, यहाँ इसमें वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, बट जो है वो आपने इसको क्या करना होता है, आपने इसको 1 मिनट के लिए हीट करना होता है। क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। फिर आप इसको 2 मिनट के लिए, ये जो अगला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आप इसको जो है वो क्या करते हैं, आप 84 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब जो कूल कहा हुआ है ना, इसको बेटा इस स्टेप को आप कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग पहला स्टेप था डीनेचरेशन, जिसमें आपने दोनों को सेपरेट किया था। ठीक है, दूसरा स्टेप है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है बेटा, एनीलिंग में आपका जो प्राइमर होता है वो इसके साथ आकर ऐड हो जाता है। यानी आपको प्राइमर चाहिए थे और आपको याद होगा प्राइमर वाइड। चलें अब मैं आपको जो है वो यहाँ से एक सवाल अब आपसे पूछता हूँ कि व्हाई डू वी नीड प्राइमर? प्राइमर लगता किस तरह बेटा, ये अगर डीएनए स्ट्रैंड है तो उसके ऊपर यहाँ पर आकर प्राइमर लगता है। ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसको आप कहते हैं प्राइमर। सो इसका जवाब क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट अटैच विद द सिंगल स्ट्रैंड। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो सिंगल स्ट्रैंड के साथ जो है वो अटैच नहीं होता, वो डबल स्ट्रैंड के साथ अटैच होता है।
डज नॉट अटैच विद दिस सिंगल स्ट्रैंड। तो अब आपको क्या चाहिए होगा, अब आपको जो है वो प्राइमर चाहिए होगा, ठीक है। तो क्योंकि अब सिंगल स्ट्रैंड के साथ आप नहीं जोड़ सकते, लिहाजा प्राइमर जोड़ना मजबूरी है। आप इसके साथ प्राइमर जोड़ते हैं। एनीलिंग का प्रोसेस प्राइमर जो है वो प्राइमर जोड़ने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है एक और ये डीएनए स्ट्रैंड है दूसरा, आप क्या करते हैं, यू रिड्यूस द टेम्परेचर। बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर दिस प्राइमर इज अटैच्ड विद द टेम्पलेट डीएनए। अब ये इसके साथ अटैच हो चुका हुआ है। नाउ दिस डीएनए इज रेडी फॉर रेप्लिकेशन। अब ये रेप्लिकेशन के लिए जो है वो रेडी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी रेप्लिकेशन करवानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप फिर इस टेम्परेचर को दोबारा थोड़ा सा राइज करते हैं। अब आप जो है वो इस टेम्परेचर को दोबारा थोड़ा सा राइज करते हैं। गालिबन आप इसको 88 या 90 के अराउंड लेकर आते हैं, ठीक है। दोनों में इतना टेम्परेचर आप करते हैं और यहाँ तक आप जो है वो लेकर आते हैं। दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर अब क्या होता है। यहाँ पर बेटा अब हमारा जो प्रोसीजर होगा, हम इस टेम्परेचर को जो है वो फॉर एग्जांपल 88 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा राइज किया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या आके अटैच हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। इस स्टेप को बेटा आप कहते हैं इलोंगेशन, क्योंकि अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज और आकर इसका सेकंड जो स्ट्रैंड होगा वो बना देगा। सो इट वुड मीन कि अगर ये आपके पास जो है वो अगर आपके पास जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड अवेलेबल था और आपने उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। बट ये डुप्लीकेट तो हो गया, चलें। अब ये आपके पास टोटल बेटा, ये जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर 1 मिनट 2 मिनट टोटल 3 मिनट हो गए और ये 1.5 मिनट। इसको भी 2 कर लीजिए। इसको भी अगर आप 2 कर लेते हैं तो 2 2 4 और 1 5 मिनट में आपके पास डीएनए की कॉपी आ गई है, ठीक है। ये एक पूरा प्रोसीजर जो है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं थर्मल साइकिल। ये थर्मल साइकिल है, जिसकी वजह से आप इसका नाम जो है क्या रख देते हैं, थर्मोसाइक्लर रख देते हैं। मशीनरी थर्मोसाइक्लर है और ये एक थर्मल साइकिल है। अगर आप इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर दें, ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड आ गए ना आपके पास, ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड आ गए। अब इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को दोबारा से इन्हीं प्रोसीजर से गुजारें तो अगले 5 मिनट में आपके पास 4 कॉपीज आ जाएंगी। उसके बाद आप दोबारा इनको गुजारें, फिर आपके पास जो है वो हर 4 की 2 8 आ जाएंगी। उसके बाद आप करते जाएं तो आपको पता लगेगा कि आपके पास कितनी थोड़ी सी देर में कितनी ज्यादा कॉपीज जो हैं वो आ जाती हैं। जस्ट 5 मिनट के अंदर आपके पास आपके पूरे इस डीएनए की पूरे इस जो है वो जीन की कॉपीज आ गई। आप जब चाहें जितने मर्जी जीन्स की चाहें जो है वो कॉपी कर सकते हैं। हाँ, अब आइए 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के अंदर जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। मैं उसके बाद बेटा आपसे सवाल लूंगा और मैं जो आपको बताने लगा हूँ उसी में आपको कुछ सवालात का जवाब मिल ही जाना है। नंबर 1, प्राइमर तो आ गया, ठीक है। सबसे पहले प्राइमर की जो है वो अहमियत जान लीजिए बेटा। प्राइमर की अहमियत ये है कि जो आपकी जो कोरोना किट है, जो पिछले लॉकडाउन में शदीद प्रॉब्लम आया था कि आपके जो कोरोना के टेस्ट हो ही नहीं रहे, वो कोरोना किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शामिल होती है वो प्राइमर होता है। प्राइमर असल में देखिए, प्राइमर लगना होता है सिंगल स्ट्रैंड में इस जगह पर, यानी कि ये क्या होता है, ये एक स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है ये अगर नहीं मिलता ना, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको किसी डीएनए का प्राइमर चाहिए ना, देन यू शुड हैव द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड। आपके पास अगर उस स्ट्रैंड का सीक्वेंस ही नहीं है तो आप प्राइमर कैसे बनाएंगे। प्राइमर बनाने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस चाहिए। आपके पास एक डीएनए का सीक्वेंस आता है, आप कहते हैं जी एक डीएनए में एक जीन है जिसमें 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, लेकिन वो 100 तो हैं, मान लिया 100 हैं, लेकिन वो 100 शुरू कहां से हो रहे हैं और उन 100 की तरतीब क्या है, इसको डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो प्राइमर लेने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो क्या चाहिए होता है, प्राइमर लेने के लिए आपको डीएनए सीक्वेंस चाहिए होता है। डीएनए सीक्वेंसिंग होगी तो ही आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना सके ना। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, अगर ये AGCT है तो ये TCGA बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, ये जो नीचे वाला है उसका कॉम्प्लीमेंट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो आपको पहले ये पता होगा तो आप ये कॉम्प्लीमेंट बनाओगे ना। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको डीएनए सीक्वेंसिंग चाहिए।
ये वजह है कि बहुत जो है वो अच्छी खासी मुश्किल आई, क्योंकि हम खुद तो सीक्वेंसिंग कर नहीं सकते, लिहाजा हम फिर जो है वो बाहर से मोहताज थे कि हमारे पास जो है वो कोरोना किट आए। अब खैर वाफर अवेलेबल हैं, भरपूर तादाद में अब अवेलेबल है हमारे पास। सो ये होगी, ये एक चीज है। दूसरा सेकंड पॉइंट जो मैं अब आपसे सवाल करूंगा बजाय समझाने के, वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज इज ए प्रोटीन, इज एन एंजाइम। और अगर आप ह्यूमन रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन टेम्परेचर जो है वो, ह्यूमन टेम्परेचर वो कितना है, वो है 37। ह्यूमन टेम्परेचर 37 है। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा 38 बर्दाश्त कर लेगा। चले मैं कहता हूं उसको भी छोड़ दें, मैं कहता हूं ये 45 तक टॉलरेट कर ले टेम्परेचर। ये नामुमकिन बात है जो मैं कर रहा हूं, और ये एक तरह से गलत बात है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन एक बात को मैं बनाना इस तरह चाह रहा हूं कि मैं आपको जो है वो बात समझाऊं कि फर्ज कर लिया कि ये वाला डीएनए पॉलीमरेज 45 तक भी टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है, तो बेटा इस मशीनरी में आप जो टेम्परेचर लेकर आ रहे हैं वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो 90-80 के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसका मतलब है कि दिस डीएनए, दिस पॉलीमरेज शुड बी डीनेचर्ड। द ह्यूमन, अब आइए मैं अब असल बात लिखने लगा हूं, द ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज वुड बी डीनेचर्ड एट दिस टेम्परेचर। अब इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि कोई ऐसा ऑल्टरनेट क्रिएट हो जाए। फिर आप क्या करते हैं, आप वी ऑब्टेन डीएनए पॉलीमरेज यानी एंजाइम, वी ऑब्टेन डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग्स। गर्म चश्मों में रहने वाला बैक्टीरिया जो है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो हम इससे क्या लेते हैं, इससे हम लेते हैं पॉलीमरेज, इससे हम पॉलीमरेज लेते हैं। और हमारे इस पॉलीमरेज का नाम क्या होता है, हमारे इस पॉलीमरेज का नाम ऐसे रखा जाता है, थर्मस का टी और एक्वाटिकस का ए क्यू। ये लेके हम क्या बना देते हैं, ये लेके हम बना देते हैं टैक और ये पॉलीमरेज। तो इस एंजाइम का नाम क्या बन जाता है, इस एंजाइम का नाम बन जाता है टैक पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज होता है जो हम यूज करते हैं। हम अपना ह्यूमन का पॉलीमरेज यूज नहीं कर सकते, हम फिर टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं ताकि हम कन्वीनियंटली ये काम कर लें। और अब आजकल बेटा ये भी नहीं यूज हो रहा, क्योंकि जो हम टेम्परेचर देते हैं उसके ऊपर ये 3-4 साइकिल चलाने के बाद ये डीनेचर हो जाता है। 3-4 साइकिल चला लेने के बाद ये वाला एंजाइम भी जो है वो बिल्कुल डीनेचर हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नाउ वी डू नॉट इवन यूज दिस वन। हम एक ऐसा बैक्टीरिया यूज करते हैं अब जो जिसका एंजाइम तकरीबन 105 से 160 डिग्री टॉलरेट कर सकता है, और वो हमारा पूरा पीसीआर बड़ी कामयाबी से चलाता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नाम मुझे दोबारा ज़हन में आया, पता लगा तो मैं आपसे जो है वो शेयर करूंगा। कैम्बल बायोलॉजी जो है वो जो मशहूर तरीन बायोलॉजी की बुक है उसमें जो है वो नेम मौजूद है। तो ये जो है वो टैग पॉलीमरेज ये वो है कि जो हम यूज करते हैं, हम ह्यूमन पॉलीमरेज यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है जी बेटा, पीसीआर से जो कोई क्वेश्चन है जल्दी से बताइएगा। सर हमने ह्यूमन का कोई चीज रेप्लिकेशन करानी हो, जीन बनाना, तो फिर उसको किस तरह फिर करेंगे? ऐसे ही इसी तरह करेंगे ये बेटा। सर लेट्स सी, मेरा कहने का मतलब ये कि ह्यूमन का तो जो डीएनए है, जो डीएनए जी पॉलीमरेज है, वो आप कह रहे हैं कि वो 37 से ना अब अप्रॉक्सीमेटली 45 बियर कर सकता है। हाँ हाँ। तो इसको तो चाहिए होता है कि मतलब 90 के करीब करीब। तो वो फिर हम कैसे करेंगे इसको? आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमारे पास ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा तो ह्यूमन का जीन भी रेप्लिकेट नहीं होगा, आपकी ये कैसे है आपका? यस सर। नहीं बेटा, ये बात गलत है। आपको सिर्फ ह्यूमन का जीन चाहिए, पॉलीमरेज आप बैक्टीरिया का भी यूज कर सकते हैं।
और यही हुआ अभी हमारे पिछले रिएक्शन एक्सपेरिमेंट में। ठीक। समझ आई बात? इसका मतलब जी ये सर। है कि आप जिस भी ऑर्गेनिज्म का जीन ले लें, आपको बैक्टीरिया का ही पॉलीमरेज चाहिए होगा, आप इसी सब के जीन रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। जी बेटा, और कोई सवाल? जी बॉयज, ये टेक्निक जो है बेटा, इसमें हम जो आजकल यूज कर रहे हैं वो है RT-PCR। ये भी मैं अब आपको बता देता हूँ। RT-PCR में इस RT का मतलब है रियल टाइम PCR। रियल टाइम PCR में होता ये है कि वी गेट रिजल्ट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी हमें उसके बाद रिजल्ट हासिल करने के लिए कोई लंबा चौड़ा एहतमाम नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें उसी टाइम रिजल्ट मिल रहा होता है, उसी वक्त हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज होती है, इसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है वो ये देखते हैं कि RT-PCR का मतलब ये होता है कि हम जब ये परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी दौरान हमें रिजल्ट मिल जाता है। और रियल टाइम PCR हम कोरोना में इसीलिए करते हैं कि जैसे ही हमारा रिएक्शन हो, फौरी तौर पे हम जो है वो, जैसे ही हम इसको परफॉर्म कर रहे हो, उसी टाइम पर हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाए। और ये रिजल्ट जो है ये थोड़ी देर में आने का मतलब, ये जाहिर है डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा, ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्लोनिंग में ही नहीं सिर्फ, बल्कि इस वक्त बहुत ज्यादा इसकी जो है वो अहमियत है डायग्नोसिस के हवाले से, कि हम इसको डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है एक और चीज, एक और टेक्निक आ जाती है, या एक और जो है वो प्रोसीजर आ जाता है बेटा आपका, और वो है एनालाइजिंग डीएनए। एनालाइजिंग डीएनए एनालाइजिंग डीएनए में इस वक्त जो आपके पास जो प्रोसीजर है ना, वो एक्चुअली है, मैं सिर्फ इस वक्त जो टॉपिक है ना आपका, उसी के पर्सपेक्टिव में आपको बताऊंगा। मैं जो है ना वो ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा। ये एनालाइजिंग डीएनए का प्रोसीजर बहुत डिटेल है, इसका ताल्लुक ये पीसीआर से भी जुड़ा होता है। इसको हम पीसीआर से भी जोड़ सकते हैं, इसको हम जो है वो और बगैर पीसीआर के भी परफॉर्म कर सकते हैं, एनालाइजिंग डीएनए का जो प्रोसीजर है। लेकिन फिलहाल हम इसको पीसीआर से जोड़े बगैर आगे लेकर चलेंगे और इसको सादा तरीन अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। बेटा, एनालाइजिंग डीएनए में हम क्या करते हैं, हम दो तीन चीजें मेजर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। साइज ऑफ डीएनए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए का साइज क्या है। फिर साइज ऑफ डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के डिफरेंट स्ट्रैंड्स का साइज क्या है। अच्छा, उसके बाद एक चीज होती है बेटा, वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बेटा, एक चीज होती है RFLP, इसको आप कहते हैं रिस्ट्रिक्शन R फॉर रिस्ट्रिक्शन, F फॉर फ्रेगमेंट, L फॉर लेंथ, P फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये क्या चीज है बेटा, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको कहा था कि जो आपका डीएनए होता है उसको कट करने के लिए आपको एंजाइम यूज करने पड़ते हैं, जिनको हम क्या नाम दिया करते हैं, जिनको हम नाम दिया करते हैं न्यूक्लियेसेस का। ठीक है, न्यूक्लियेज एंजाइम यूज करते हैं और न्यूक्लियेज एंजाइम यूज करते हुए हम अपना डीएनए जो है वो कट कर लेते हैं। अब जो बात है वो ये है कि जब हम न्यूक्लियेज जो है अप्लाई करते हैं ना, तो आपको पता है कि न्यूक्लियेज डज नॉट एक्ट ऑन होल डीएनए। न्यूक्लियस जो है वो पूरे डीएनए पर वर्क नहीं कर सकता, या फिर इसको आप यूं कह लीजिए कि इट रिक्वायर्स पर्टिकुलर साइट्स टू एक्ट। इसको मुख्तलिफ जो है वो पर्टिकुलर साइट्स चाहिए होती हैं एक्ट करने के लिए। ये एक बड़ी ही ऐसी बात है
जो कि अब आपको जो है वो हैरान करेगी कि मैंने कुछ अर्सा पहले आपको कहा था कि न्यूक्लियस आपके डीएनए को कहीं से भी कट कर सकता है, लेकिन वो कहीं से भी कट करना, उसमें भी एक पर्टिकुलर जो है ना वो आपके जहनों में बात होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है जिसके जरिए आप डीएनए को कट करते हैं, वो न्यूक्लियस एंजाइम किसी भी जगह से डीएनए को कट नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए भी पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं, पर्टिकुलर जगह होती है। अब ये जो होता है इसमें अब आप जरा देखिएगा कि जो न्यूक्लियस है उसकी साइट कौन सी है जहां जाके उसने कैंची चलानी है, जहां जाके उसने कट करना है। बेटा न्यूक्लियसिस की जो साइट्स हैं जहां पर जाके न्यूक्लियस एक्ट करता है उनको आप कहते हैं, बड़े ही स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, और बदकिस्मती से मैं आपको ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं बता सका, ये वहां का टॉपिक है, लेकिन चले मैं आपको यहां बता देता हूं। बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, इट रीड्स सेम फ्रॉम बोथ साइड। ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको आप राइट टू लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट टू राइट पढ़ें, ये सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं AGCT, फिर मैं लिखता हूं TCGA। इधर देखिएगा बेटा, AGCT को ऐसे पढ़ें, सॉरी एक मिनट, TCG और A जी, AGCT को ऐसे पढ़ें, AGCT को ऐसे पढ़ें, TCGA को ऐसे पढ़ें या TCGA को ऐसे पढ़ें, ये सेम है। ऐसा कोई भी सीक्वेंस जो राइट टू लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट टू राइट पढ़ें, वो अपने कॉम्प्लीमेंट से सेम आ रहा हो, उसको आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। यहां आपको उम्मीद है समझ आ गई हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से अब इसका मतलब ये है कि यहां पर सारे डिफरेंट होने चाहिए, सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ACG और ACG, यहां पर आप इसको क्या कहेंगे, अब ये पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, क्यों, ये देखिए C फिर G फिर T, CGT, ये पैलिंड्रोम नहीं है, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि ये दोनों तरफ से जो है वो नहीं इक्वल दे रहा। G का ऑपोजिट C, इधर G का ऑपोजिट C, इधर A का ऑपोजिट T। ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए कि जो दोनों तरफ से सेम रीडिंग दे रहा हो, उसको आप कहते हैं, उसको आप नाम देते हैं क्या, उसको हम नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो रिक्वायर्ड होता है। अब ये सारी तमहीद मैंने क्यों बांधी, ये सारी बात मैंने क्यों की आपको, मैं तो एनालाइजिंग डीएनए शुरू कर चुका था, तो मैंने फिर ये वाली सारी सिचुएशन आपके सामने क्यों रखी बेटा। फॉर एनालाइजिंग डीएनए, for analyzing DNA procedure, we require क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। याद रखिए कि आपका जो डीएनए होता है ना, एक स्ट्रैंड, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, आपका जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है, इवन इसके ऊपर भी काफी ज्यादा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। ये जो एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर काफी ज्यादा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यहां पर है, फिर एक यहां पर है, फिर एक यहां पर आ जाता है, फिर एक थोड़ा और फासले पर आ जाता है, एक इतने फासले पर आता है। अब फर्ज करें मैं इस एक डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियस अप्लाई करता हूं। अब इसके कितने टुकड़े बनेंगे बेटा, इसका एक टुकड़ा बनेगा यहां से यहां तक, एक टुकड़ा बनेगा यहां से यहां तक, एक टुकड़ा यहां से यहां तक बनेगा, और एक टुकड़ा इसका यहां से यहां तक बनेगा। क्या वजह कि आपके पास जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं उनकी पोजीशन की वजह से आपके पास ये जो फ्रेगमेंट लेंथ है, फ्रेगमेंट लेंथ, डीएनए के फ्रेगमेंट जो लेंथ है उसमें क्या आ गया है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म आ गया है। समझ रहे हैं मेरी बात। अब फ्रेगमेंट लेंथ, अब ये फ्रेगमेंट किसका है, डीएनए का। इस डीएनए के फ्रेगमेंट की लंबाई, उसमें क्या आ गया है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म आ गया है। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मल्टीपल शेप्स। यानी आप क्या करते हैं, आप जब भी न्यूक्लियस अप्लाई करते हैं तो आपका न्यूक्लियस इस डीएनए को डिफरेंट टुकड़ों में डिवाइड कर देता है।
आपके एक क्रोमैटिन थ्रेड को डिफरेंट टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, और ये जो डिफरेंट टुकड़े होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं, क्योंकि इन सब की शेप एक दूसरे से डिफरेंट होती है। किसकी वजह से? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की वजह से। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, the genome is treated with restriction enzymes which results in a unique collection of different sized fragments. Therefore, restriction fragments length polymorphism exists between individuals. डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट तरह के, और 2 पर्सन में ये सेम नहीं होते, कोई से 2 पर्सन में ये सेम नहीं होते, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन अपनी मदर और फादर दोनों से लेता है ना डीएनए, तो दोनों में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस सेम नहीं हो सकते, ठीक है। मदर और फादर में आपस में डिफरेंट होंगे, बच्चे के मदर और फादर से डिफरेंट होंगे, क्योंकि बच्चा दोनों से ले रहा होता है। भाई, एक लड़का है या लड़की है, उसका भाई, उसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस अपने भाई या बहन से डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, रिकम्बिनेशन आ जाती है, और रिकम्बिनेशन की वजह से जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं वो माँ बाप भाई बहन इन चारों में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन काफी मिलते जुलते होते हैं, मतलब ज्यादा परसेंटेज में मिलते जुलते होते हैं, कम परसेंटेज में डिफरेंट भी होते हैं। अब देखिए, अब सवाल होता है जी, बेटा यहां तक अगर आपका कोई सवाल है तो बताइए। जी जीशान। सर जी, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो आपने एग्जांपल दिए TCGA AGCT, मतलब इनकी सीक्वेंस को हमने मतलब अल्टरनेट कर दिया ना, सीक्वेंस तो वहीं रही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, कॉम्प्लीमेंट की वजह से। अच्छा सर, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? बेसिकली इसमें आप जो एक स्ट्रैंड है ना, उसका जो जी सर। ऑपोजिट स्ट्रैंड है उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, उसको ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं, जी ठीक सर। है। तो अगर एक जो स्ट्रैंड है उस पे एक सीक्वेंस का जो एक स्ट्रैंड में एक खास किस्म की पोजीशन का सीक्वेंस एक साइड पे AGCT बन रहा है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या बनेगा दूसरी तरफ से? AGCT, ठीक है। तो अगर यहां से नीचे वाला स्ट्रैंड AGCT है, यहां से दूसरे वाला स्ट्रैंड AGCT है, तो ये बड़ा प्रॉपर क्या बन जाएगा? ये वो बन जाएगा जिसको आप कहते हैं पैलिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। अब जो अगली बात है वो ये है कि अगर आपने अब जो है वो इस प्रोसीजर को अप्लाई कहाँ करना है। यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है और लेंथ के अंदर जो है वो चेंज आता है, लेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन अब आपने क्या ऐसा करना है कि इसके जरिए आपने इसको अप्लाई कहाँ पर करना है। ओए होए, अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया। अल्लाह अकबर, असल में शुरू में सॉफ्टवेयर ऊपर होने में मुश्किल हुई है।